हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यूनिट टू नहीं है, यूनिट फर्स्ट का पार्ट टू वीडियो है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है हमारे पास, पार्ट टू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ आपको बताया था, जैसे बल्क मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, जी बराबर हमने बताया था टाउ बाई, और एक हमने बल्क मॉडुलस बताया था सिग्मा एन बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, एक हमने ई बताया था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इन्हीं रिलेशन से आगे चल के बहुत कुछ निकलने वाला है, बहुत फार्मूला निकलने वाला है। एक क्वेश्चन आता है, मैं न्यूमेरिकल भी आपको साथ साथ करवाता जाऊंगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आपको करना है। ना समझ में आए कमेंट करके बताइए कि पर्टिकुलर टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, फिर से बताइए, एक्सप्लेन करिए सर, तो बिल्कुल बताया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो आज का नया टॉपिक है हुक्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हुक्स लॉ होता क्या है, पहले डेफिनीशन जान लेते हैं। तो हुक्स लॉ state that stress is directly proportional टू स्ट्रेन। देखो कितनी सिंपल डिफिनीशन है। हमने क्या लिखा, हुक्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन व्हेन मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट। यानी कि मटेरियल में जो लोड आएगा वो इलास्टिक लिमिट के भीतर होना चाहिए। ये किसका कहना है, ये हुक्स भाई का कहना है। क्या है आगे, व्हेन, ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है जो आगे लिख रहा हूँ। व्हेन मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि हमारे पास जो मटेरियल में लोड आएगा वो इलास्टिक लिमिट के भीतर होना चाहिए। अब देखो आगे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम फार्मूले ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्ट्रेन के है। ठीक है, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल, इसको हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा इलास्टिसिटी इंटू ये हो जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस डिवाइड बाई हम क्या कर लेते हैं इधर, डिवाइड बाई स्ट्रेन, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन, तो मैं आगे लिख दे रहा हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन। तो ये अपने पास एक रिलेशन और आ गया। ठीक है, अभी जहाँ से ये कहाँ से आया था, हुक्स लॉ से आया था। तो इतना हुक्स लॉ में अगर डेफिनेशन आ गया 2 नंबर का, तो इतना लिख दोगे सफिशिएंट है, आपका काम हो जाएगा। ग्राफ बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर जो थीटा एंगल होता है, स्लोप जो ये होता है, यही तो रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। यही क्या है, हुक्स लॉ का ग्राफ है। इधर हो जाएगा स्ट्रेन, इधर हो जाएगा अपने पास स्ट्रेस। समझ गए इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, जैसे पीछे हमने बताया था स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, यानी कि P बाई ए। ये चीज़ पहला फार्मूला अपने पास हो गया। दूसरा हमने बताया था स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये भी हमने बताया था, याद करो पीछे। तीसरा हमने फार्मूला बताया था E बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अभी जस्ट हुक्स लॉ में हमने ड्राइव करवाया। तो स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ से रख दो, स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ से रख दो, ई बराबर इस फार्मूले पे रखना है आपको। ठीक है, तो ई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बाई ए डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल। ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो पी एल अपान क्या हो जाएगा यहाँ से, ए ई। यानी कि अगर मैं डेल्टा एल, यहाँ पे डेल्टा एल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो। हमें चेंज इन लेंथ चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर या यूनिफॉर्म बार में कितना परिवर्तन हुआ, यही हमें निकालना होता है। तो ये हो जाएगा पी एल अपान ए ई, चेंज इन लेंथ। ये देखो ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे P क्या है, लोड है, L क्या है, लेंथ है, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इतना समझ गए। कुछ रिलेशन और याद रखना है आपको, जैसे इधर मैं साइड में बता रहा हूँ। इनको प्रूफ नहीं करना है, इसको आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो, लेकिन ये जो रिलेशन इनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको याद रखना है। E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, पहला रिलेशन। दूसरा है E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू, दूसरा रिलेशन हो गया। E बराबर 9kg अपान 3k प्लस जी, इसको 1 अपान एम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
अगला रिलेशन ई बराबर 3k माइनस 2g अपान 6k प्लस 2g। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। ये सारे टर्म मैंने बताया है। म्यू क्या है? पॉइजन रेशियो है। ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। के बल्क मॉडुलस है। जी रिजिडिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो ये रिलेशन याद रखना है। इससे कभी कभी क्या होता है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है डायरेक्टली, आपको ई दे देगा, आपको जी दे देगा, कहेगा म्यू की वैल्यू निकालो, आपको ई दे देगा, के दे देगा, कहेगा म्यू की वैल्यू निकालो। तो आपको सोचना है कि इन टर्म्स में से हमें क्या पता है और क्या नहीं पता। हो सकता है एम की वैल्यू दे दे और इसमें से कोई एक टर्म ना दे और आपसे निकलवाए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, इसके बाद करवाता हूँ उसको आपको, ठीक। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पिछले वीडियो उठा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह से 10 नंबर में एक क्वेश्चन ईजी वे में डाल दिया जाता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं वहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे लेंथ दे रखा है, ए स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग 20 mm वाइड, यानी कि 2 मीटर लंबाई में और 20 mm की चौड़ाई में और 10 mm थिकनेस है उसकी, ठीक है, स्टील बार की। इज सब्जेक्टेड टू 20 किलो न्यूटन पुल इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, यानी कि इस तरह से, जैसे ये मेरा पेन है, ये लंबाई हो गई और चौड़ाई और डेप्थ भी दिया है और इसको फोर्स लगा के खींचा जा रहा है लॉन्ग द लेंथ, ठीक है। लेंथ, फाइंड द चेंज इन लेंथ ब्रेथ थिकनेस। ई की वैल्यू दे रखा है और म्यू की वैल्यू दे रखा है आपको क्वेश्चन में। तो पहला ही पार्ट देखो मैं बता दे रहा हूँ, चेंज इन लेंथ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, ये मीटर में है, ये एमएम में है, ये एमएम में है, और बाकी इसकी यूनिट भी न्यूटन पर एमएम में है, एमएम स्क्वायर में। तो यूनिट का विशेष ध्यान देना, यूनिट कन्वर्जन से गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो जब ये हमारे पास एमएम स्क्वायर में है तो हम इसको भी एमएम में बदल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो चेंज इन लेंथ पहला निकालते हैं, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ के लिए हमने डेल्टा एल बताया था आपको फार्मूला, पी एल अपान ए इंटू ई। अब देखो पुल फोर्स जो दिया है वो दिया है कितना, 20 किलो न्यूटन। तो 20 किलो न्यूटन को हमने बताया था 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। यल क्या है, 2 मीटर दे रखा है, मीटर को एमएम में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम आपका। एरिया, अब एरिया कैसे निकलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे ये एक रॉड टाइप में है, इस तरह से लेंथ दे रखा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है इस तरह से। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, डेप्थ और हमें अगर ब्रेथ मिल जाए 20 × 10 दे रखा है, तो 20 × 10 तो ये हो गया एरिया, ठीक है। और ई की वैल्यू 2 × 10⁵, ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है। सारे यूनिट को हमने एमएम में कर लिया। अब इसको काट पीट के करोगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1 mm, 1 mm आ जाएगा। अब ये 10⁻, ये हो जाएगा 6 दोनों, ये 5 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो आपने डेल्टा एल देखो कितना आसानी से निकाल लिया, 1 mm आ गया। अब आगे क्या पूछा है, ब्रेथ हमको निकालना है। तो ब्रेथ कैसे निकाला जाता है, चेंज इन ब्रेथ। तो चेंज इन ब्रेथ के लिए हमने बताया था, चेंज इन वाइड पोर्शन अगर आपको निकालना है डेल्टा बी, तो बी हो जाएगा ओरिजिनल और लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। अब हमें लेटरल स्ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले लेटरल स्ट्रेन निकालते हैं। आपको पता है, हमने बताया था म्यू बराबर होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिवाइड बाई लेटरल स्ट्रेन। यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे रखा है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अभी डेल्टा एल आपने निकाला है, ठीक है। और लेटरल हमें चाहिए, तो यहाँ पे रिवर्स मार दो यार। तो लेटरल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 0.3 क्वेश्चन में दे रखा है और डेल्टा एल की वैल्यू भी हमने निकाला है, ठीक है, 1 mm ये निकाला गया है। अब यहाँ पे देखो म्यू की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू रखना है तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा। ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू। कहाँ से आया, डेल्टा एल बाई एल को ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। डेल्टा एल आप निकाल चुके हैं पीछे और डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 0 कट जाएगा इधर, 0.15 × 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा -3, ठीक। ये हो गया अपने पास
लेटरल स्ट्रेन। अब हमें डेल्टा बी चाहिए, डेल्टा बी चाहिए तो बी इंटू ये लेटरल स्ट्रेन। तो बी की वैल्यू कितना दे रखा है 20, लेटरल स्ट्रेन अभी आपने निकाला 0.15 इंटू 10⁻³ तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा mm में। ये आपका परिवर्तन है किसका, ब्रेथ का, ठीक है। इसी तरह हमको डेप्थ का निकालना है तो डेल्टा डी चाहिए, डेल्टा डी। तो डेल्टा डी के लिए भी डी इंटू लेटरल स्ट्रेन, डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था 10 और लेटरल स्ट्रेन अभी आपने निकाला 0.15 इंटू 10⁻³ ये लो, तीनों पार्ट हमने कितना आसानी से निकाल लिया। क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे फिर एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझ लो। अगर नहीं जिसके समझ में आए इस क्वेश्चन में फिर से समझ लो। देख लो क्वेश्चन का पैटर्न मैंने बदल दिया, आपकी बार थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए रॉड, एक अपने पास रॉड है 150 सेंटीमीटर लंबाई में है। चलो ठीक है मैं बना लेता हूँ। एक अपने पास ये रॉड है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ रॉड है जिसकी कुछ न कुछ लंबाई है यल, ठीक, जो कि 150 सेंटीमीटर है। डाया दिया है 2 सेंटीमीटर, ये डायमीटर हो गया इसका, ठीक है। ये दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर एंड एक्सियल पुल 20, ये लोड यहाँ पे एक्सियल पुल लग रहा है कितना 20 किलो न्यूटन का। इस तरह से आप फिगर बना सकते हो। इफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड जितना है, डिटरमाइन स्ट्रेस स्ट्रेन इलांगेशन। ई की वैल्यू दे रखा है, आपको निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन भी निकालना है, इलांगेशन भी निकालना है। तीनों चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपको तीनों चीज़ फाइंड आउट करना है, समझ गए। क्वेश्चन समझ में आ गया, आप निकाल सकते हो आसानी से। मैं निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले गिवन डाटा क्या क्या दिया हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में यल बराबर 150 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में इसको बदलो कितना आ जाएगा 1500 mm। 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलोगे तो 20 mm आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी mm² में दे रखा है, हमने एरिया निकालिए π/4d² से। अब हमें सबसे पहला जो पूछा है स्ट्रेस पूछा है, स्ट्रेस बराबर होता है लोड अपॉन एरिया P/A। लोड दे रखा है क्वेश्चन में 20 × 10⁻³ लोड क्वेश्चन में ये देखो दे रखा है 20 किलो न्यूटन, ठीक है। एरिया आपने ये निकाला 314, डिवाइड कर लो यार, देख लो इसमें 63.69 न्यूटन पर mm²। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। ये लो पहला निकल गया अपने पास। स्टेप बाय स्टेप निकालना अच्छा लगता है चीज़ें देखने में। डेल्टा यल बराबर इलांगेशन है, ये मैं निकाल रहा हूँ, PL/AE पढ़ा है फार्मूला, तो P की वैल्यू रख दो। सारा डाटा आपको केवल रखना है और कैलकुलेशन करना है। अगर एक प्रोसेस से करते हो तो क्वेश्चन आसान है, इसी में अपने आप को अगर कम्प्लिकेट कर दोगे तो क्वेश्चन में फंस जाओगे। ये देखो क्वेश्चन, ठीक है। जो नहीं समझ पा रहे हैं, जिनके लिए सोम कठिन लग रहा है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ एक प्रोसेस है। बाकी जो समझदार हैं वो तुरंत कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, दिया जाएगा 0.477 मिलीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तीसरा हमें पास क्या निकलवा रहा था, तीसरा कह रहा था स्ट्रेन निकालो। स्ट्रेन बराबर आपने पढ़ा है डेल्टा यल/यल। अब डेल्टा यल भी निकाल ली अभी जस्ट ये, तो 0.477 और यल से भाग दे दो। यल कितना था 1500 था, तो ये हो जाएगा 3.18 इंटू 10⁻⁻4। अब इसकी यूनिट लेस होती है इसलिए हमने यूनिट नहीं लिखा है, ठीक है। तीनों पार्ट आपने निकाल लिया। क्वेश्चन छोटा था, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 10 नंबर में आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्रा द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। आपको माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पता होना चाहिए कि किस तरह से ड्रा किया जाता है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के लिए मैं ड्रा करके आपको बताता हूँ, फिर उसके सारे पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। ये था अपने पास एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस। इधर रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेन को, ध्यान रखना, इधर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया स्ट्रेस सिग्मा। रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ये वाई एक्सेस की दूरी से ही स्केल को रखना ज़्यादातर, ठीक है, समझ गए, ज़्यादा झुकाना नहीं है इसको। ये हो गया अपने पास
कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये ग्राफ हो गया। अब इसमें सारे पॉइंट क्या कौन से क्या कहलाते हैं वो हमें देखना है। ये पहला पॉइंट हो गया अपने पास ए, दूसरा पॉइंट हो गया अपने पास ए डैश, सबसे टॉप वाले पॉइंट को मैंने बी बोला, ठीक है, बॉटम वाले पॉइंट को सी बोला, इसको मैंने डी बोला, यहाँ पे एक पॉइंट है ई बोला, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे इसको मैं बोल रहा हूँ या फिर ये लास्ट पॉइंट है अपने पास, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कौन से पॉइंट क्या कहलाते हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। जो पहला पॉइंट ए है अपने पास ग्राफ में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ए पॉइंट ध्यान से समझ लेना, ऐसे ही लिखना है आपको। ए पॉइंट रिप्रेजेंट करता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये है क्या, पॉइंट ए जो है ग्राफ में, इट मीन्स हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू ए पॉइंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है हुक्स लॉ यहाँ तक वैलिड है, इस पॉइंट तक हमारा क्या करेगा, हुक्स लॉ काम करेगा। यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हो, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू पॉइंट ए, ठीक है। इतना लिख दोगे, यानी कि पॉइंट ए का मतलब है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, ग्राफ में। अब ए डैश क्या कहलाता है, ए डैश इलास्टिक लिमिट कहलाता है, ए डैश इलास्टिक लिमिट कहलाता है। अब इसी में अगर कहानी बनाते रहोगे तो तब हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे पॉइंट एग्जैक्ट लिखना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए तुम कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। इसीलिए नंबर अच्छे मिलते हैं जब एग्जैक्ट पॉइंट लिखने का प्रयास करोगे। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट ए डैश, इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी पे कोई फोर्स यहाँ पे लगाया जाए ए पॉइंट पे, जैसे ये पेन है, इसमें कुछ फोर्स लगा के हम खींच रहे हैं तो इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, ये फैलने का प्रयास करेगा। अगर हम उस फोर्स को छोड़ दें तो ये पेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो वही क्या है, इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट में क्या है, यहाँ पे ये चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हो कि लोड रिमूव, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लोड रिमूव देन मटेरियल विल गेन इट्स ओरिजिनल शेप एट ए पॉइंट। हमने क्या लिखा कि अगर लोड आप रिमूव कर दे रहे हो किसी मटेरियल पे तो वो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, दैट इज पॉइंट्स इलास्टिक लिमिट, जो कि ग्राफ में ए पॉइंट से रिप्रेजेंट हमने किया था। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, ये हो जाएगा अपने पास बी। अब इससे क्या कहेंगे, इन दिस पॉइंट इलास्टिक बिहेवियर इंड, इन दिस पॉइंट इलास्टिक बिहेवियर, हमने क्या लिखा, अपर यील्ड पॉइंट, इन दिस पॉइंट इलास्टिक बिहेवियर इंड, मतलब इलास्टिसिटी आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, एंड प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट, दिस बिहेवियर पॉइंट इज कॉल्ड यील्डिंग। तो ये जो बिहेवियर प्लास्टिक वाला स्टार्ट हुआ है इसे बोला जाता है यील्डिंग। दिस बिहेवियर पॉइंट इज यील्डिंग पॉइंट। मतलब ध्यान से समझो, जैसे इस मटेरियल को खींच रहे हो तो ये जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट तक मटेरियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मटेरियल पहुँचेगा और इसकी इलास्टिसिटी समाप्त हो जाएगी और इसमें प्लास्टिसिटी का गुण आ जाएगा। मतलब इस मटेरियल में, जैसे इस पेन है, पेन में आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद जब उस फोर्स को आप रिड्यूस करोगे, छोड़ोगे, तो ये पेन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। तो यही पॉइंट क्या कहलाता है, अपर यील्ड पॉइंट कहलाता है। अपर यील्ड पॉइंट समझ गए। अब हम लोअर यील्ड पॉइंट सी पे पहुँचते हैं। अब ये सी क्या है देख लो, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट सी पॉइंट, ठीक है। ये क्या कहलाता है, एट दिस स्टेज द स्ट्रेस
remains same but strain increase for same time। मतलब कहने का आपने लोड लगाया, लोड की वजह से स्ट्रेस जनरेट हुआ, लेकिन यहाँ पे कह रहा है स्ट्रेस रिमेन्स सेम है, स्ट्रेस तो सेम है पार्टिकुलर टाइम में, लेकिन उस टाइम में स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ गई। तभी तो यहाँ से ध्यान दो, इस पॉइंट सी से डी के बीच में ग्राफ का लेवल सेम है एक तरह से, इसका मतलब लेवल सेम है, स्ट्रेस नहीं बढ़ा लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसीलिए बोला जाता है इसे लोअर यील्ड पॉइंट। अब डी पॉइंट से ई की तरफ जब जाते हैं तो इसे बोला जाता है डी पॉइंट को स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट। लिख लेते हैं यहाँ पे, नहीं भूल जाओगे। स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? ये डी वाला पॉइंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसके किसके मॉलिक्यूल्स, किसके मटेरियल के रीएडजस्टमेंट करते हैं, रीएडजस्टमेंट की वजह से इसमें स्ट्रेंथ गेन होती है। मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस के साथ साथ इन दिस सेक्शन को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसमें क्या लिख सकते हो? टू मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस एनर्जी इन दिस सेक्शन एंड इम्प्रूव फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस। इतना लिख दोगे, ये डी पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। समझ गए? अब बचा हमारे पास कौन सा? ई पॉइंट। ई पॉइंट और एफ पॉइंट क्या कहलाता है? अब जो ई पॉइंट है ये अल्टीमेट पॉइंट हो गया है। ई पॉइंट क्या है अपने पास? अल्टीमेट पॉइंट हो गया। ई अल्टीमेट पॉइंट ई बोलते हैं इसे, ठीक है। इतनी बात समझ गए? अल्टीमेट पॉइंट में मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफर्ड बाय द बॉडी, यानी कि ई पॉइंट में देख लो, आप यहाँ से खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ई पॉइंट में, तो ये चीज़ लिख सकते हो, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफर्ड बाय ए बॉडी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एफ, इसे बोला जाता है ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। बॉडी ब्रेक कर जाती है, ब्रेक इन द स्टेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट स्टेज है अपने पास, क्या है? ब्रेकिंग, ब्रेकिंग पॉइंट, इसी को फ्रैक्चर बोल सकते हैं। ये कौन सा? एफ वाला पोर्शन है, एफ वाला पोर्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बॉडी ब्रेक इन दिस स्टेज। बॉडी यहाँ पे अपने पास क्या हो गई? ब्रेक कर गई। समझ गए? सारे पॉइंट क्लियर हो गए, ये ग्राफ क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और लिख सकते हो, थोड़ा ग्राफ अच्छा बन जाएगा। ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट ये वाली डिस्टेंस जो है, इसे क्या बोलेंगे? जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में। इलास्टिक जोन इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलास्टिक जोन, ठीक है। अब बी पॉइंट से डी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे प्लास्टिक जोन बोला जाता है, प्लास्टिक जोन। और डी पॉइंट से ई पॉइंट जो होगा, इसके बीच के जोन को बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। और ई के बाद सीधी सी बात है अल्टीमेट जोन हो गया, पोस्ट अल्टीमेट मतलब फ्रैक्चर जोन, फ्रैक्चर जोन, ठीक है। ये इसे पोस्ट अल्टीमेट जोन भी कहते हैं, फ्रैक्चर जोन को। तो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए, इतना मैटर लिख दोगे ना सफिशियंट है मेरे हिसाब से। किसमें? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। किसका है? माइल्ड स्टील का है। समझ गए? क्वेश्चन बहुत अच्छा टॉपिक था ये। आज हमने क्वेश्चन आपको 2 करवा दिया, ये टॉपिक करवा दिया, पॉइजन्स रेशियो क्या है ये करवा दिया। तो ये सारे टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गए, ये सारे पॉइंट याद रखना, ए क्या है, ये डैश क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है। इतने पॉइंट लिख दोगे, ग्राफ बना दोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो, आपको म्यू की वैल्यू निकालना है।
एंड डिटरमाइन आल्सो बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल, आपको के की वैल्यू भी निकालना है, बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 120 GPa दे रखा है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी दे रखा है, जी की वैल्यू 48 GPa। ये क्वेश्चन में दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है पॉइजन्स रेशियो और बल्क मॉडुलस। इसको कमेंट में आंसर देना है कि इसकी वैल्यू कितना आएगा विथ यूनिट के साथ, ठीक है। इसका आंसर देना है इस क्वेश्चन का। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिसे जुड़ना है चैनल से, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है अबाउट सेक्शन में, जाके उसमें जुड़ेंगे तभी आपको नोट्स उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।